Good morning, friends. My name is Nikul Waja, and you're watching our YouTube channel Easy Learning. In this video, we will begin with tax evasion. And in previous video, we have discussed what is tax planning and what is tax avoidance. हमने टैक्स प्लानिंग क्या होता है और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है वहां तक पढ़ लिया था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टैक्स इवेशन क्या होता है। टैक्स इवेशन का नॉर्मल और हिंदी मीनिंग मैं बोलूं तो टैक्स की चोरी करना। लिखा क्या है वो पढ़ते हैं। When any efforts made by the taxpayer to reduce tax liability out of the legal framework is called tax evasion। यानी कि जो लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब जो एक्ट बनाया गया है, इनकम टैक्स एक्ट, जो नोटिफिकेशंस है, जो अमेंडमेंट्स है, जो फाइनेंस बिल है, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं उसको फॉलो न करके टैक्स पेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करता है, उसको कहते हैं टैक्स इवेशन। ठीक है, जो टैक्स पेयर है वो दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विटक्रॉफ्ट, प्रोफेसर विटक्रॉफ्ट क्या कहते हैं कि इलीगल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी which usually depending on misstating or omitting items from reform are known as tax evasion, and when employed involve liability to sustainable monetary penalties। लिखा यह है कि जो टैक्स पेयर है वो इलीगल मेथड यूज करता है ताकि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। और इलीगल मेथड में वो क्या क्या यूज कर रहा है, तो कि वो कुछ गलत चीजें मिस्टेट कर रहा है, मतलब कुछ गलत चीजें वहां पे स्टेट कर रहा है और कुछ चीजें नहीं दिखा रहा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि कुछ इनकम ऐसी है जो मैं कैश के थ्रू लेता हूं लेकिन वो मैं रिटर्न में दिखा ही नहीं रहा हूं, तो वो क्या हुआ, ओमिटिंग हुआ। और मिस्टेटिंग का मतलब कुछ चीजें गलत दिखाना। ठीक है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए की इनकम हुई है, उसकी जगह पर मैं 90,000 इनकम दिखा रहा हूं, तो ये मिस्टेटिंग है। और ये जो है ये क्रिमिनल एक्ट कहा जाता है कभी कभी। उसकी वजह से जो टैक्स पेयर है तो उसको मॉनेटरी पेनल्टीज भी आ सकती है। अगर असेसमेंट ऑफिसर मॉनेटरी पेनल्टीज लाइबल करता है तो टैक्स पेयर को वो पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या दिया है कि मिस्टर ए अर्न्स मनी बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड चार्ज ऑल फेयर डायरेक्टली टू हिज बिजनेस बैंक अकाउंट, बट समटाइम he directly charged fare in cash form and did not show it in income returns to reduce his tax liability। लिखा ये है कि जो मिस्टर ए है वो टैक्स पेयर है और उसका खुद का बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करने का। ठीक है, वो जितने भी वो चार्जेस लेता है वो अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करवाता है, लेकिन कभी कभी वो जो है चार्जेस कैश फॉर्म में रहता है, हार्ड कैश में ले लेता है, मतलब रोकड़ा ले लेता है, तो वो इनकम टैक्स के रिटर्न में शो नहीं करता है, तो उस इनकम पे उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर शो ही नहीं किया है तो टैक्स क्यों पे करेगा, तो ये हुआ टैक्स की चोरी करना। दिस इज कॉल्ड टैक्स इवेशन। देन सम फीचर्स ऑफ टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है, तो कि सबसे पहला, विद द हेल्प ऑफ इलीगल प्रैक्टिस टैक्स पेयर रिड्यूसेस हिज टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, इलीगल प्रैक्टिस करना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना, जो दिया हुआ है उसके अगेंस्ट कुछ काम करना, यानी कि इलीगल प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये एक इलीगल प्रैक्टिस है। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू पे टैक्स। टैक्स पेयर ने ठान ही लिया है कि आई विल नॉट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, मैं टैक्स पे ही नहीं करूंगा, इसलिए वो टैक्स इवेशन की मेथड यूज करता है। थर्ड पॉइंट, इट हैज रिलेशन विथ अनएथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, अनएथिकल है,
मतलब ये कुछ मॉरल्स के खिलाफ है, ठीक है। जो जागरूक नागरिक है, इंडिया का देशभक्त है, उसको एटलीस्ट सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी इनकम में से थोड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को देते तो वो हम अपनी भलाई के लिए देते, ठीक है। लेकिन टैक्स पेयर है कि मानता नहीं है, वो मैं बोलूंगा सरकार तो करप्ट है, ठीक है, मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। जहां पे इलीगल प्रैक्टिस है वहां पे अनएथिकल प्रैक्टिस होना लाजमी है, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे के भाई भाई है। फोर्थ पॉइंट, इट इज नॉट एडमिटेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। मतलब जो इनकम टैक्स अथॉरिटी में जो टैक्स ऑफिसर है, ठीक है, असेसमेंट ऑफिसर है, वो इसको एडमिट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने जो रिटर्न बना के अपलोड किया था तो ऑफिसर बोलेगा कि नहीं, मैंने भी तुम्हारे लिए एक रिटर्न प्रिपेयर किया है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन वो इंटीमेशन हमको देगा कि आपका जो रिटर्न है वो गलत है, एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था। फिफ्थ पॉइंट, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप करोड़ों रुपए कमाते हो लेकिन आपकी इनकम 1-2 लाख रुपए दिखाते हो तो ये कानूनन क्रिमिनल एक्ट हुआ, ठीक है। इसमें कोई और सिविल एक्ट के तहत भी आपको इसमें पेनल्टीज लग सकती है। तो जब भी अगर टैक्स ऑफिसर को पता चलेगा कि आपने ऐसा ऐसा किया है, ठीक है, तो वो आप पे पेनल्टीज चार्ज करेगा और कुछ आपको बानाधारी भी बनाएगा। 6 पॉइंट, दिस प्रैक्टिस वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सही तो कहा है, जो टैक्स पेयर है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं उसको यूज ही नहीं करेगा, उसको अपनाएगा ही नहीं, उसको सही तरीके से यूज यानी कि इंप्लीमेंट नहीं करेगा while प्रिपेयरिंग हिज रिटर्न और while प्रिपेयरिंग हिज टैक्स प्लानिंग। तो यही तो मतलब हुआ कि वो जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसका उल्लंघन कर रहा है, वायोलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये थे फीचर्स, नेचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स इवेशन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। हम टैक्स प्लानिंग कर तो रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग टैक्स प्लानिंग, तो उसके ऑब्जेक्टिव हमें पता चलेगा, उसका एम पता चलेगा। तो इसमें 5 पॉइंट दिए। सबसे पहला पॉइंट, रिडक्शन इन टैक्स बर्डन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। क्यों? क्योंकि हम टैक्स प्लानिंग करते ही इसलिए ताकि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट था रिडक्शन इन टैक्स बर्डन। देन सेकेंड वन इज रिडक्शन इन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल देता हूं, आपने इनकम दिखाई 5 लाख की लेकिन आपकी एक्चुअल इनकम थी 5.5 लाख, ठीक है। ये इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चल गया, तो अभी वो इनकम टैक्स ऑफिसर आपके लिए एक इंटीमेशन बाहर निकालेगा और उसमें बोलेगा कि आपकी इनकम 5.5 लाख की है तो आपको टैक्स 5.5 लाख पे ही भरना पड़ेगा। तो ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, मतभेद क्रिएट हुआ, ठीक है। तो डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए, कोई प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम टैक्स प्लानिंग करते हैं ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। थर्ड वन, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। सही तो बात है, अगर हम थोड़ा समय टैक्स प्लानिंग में कर दे तो हमें पता चलेगा कि हमें फ्यूचर में अपना टर्नओवर कितना रखना है, हमें प्रॉफिट कितना कमाना है, हमें कितने सारे डिडक्शन मिलेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स कम हो सके, ठीक है। और जो हमने ये टैक्स प्लानिंग में पैसा बचाया है वो पैसा हम री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, तो ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग एक तरह से प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ पॉइंट, सॉल्वेंसी एनहांसमेंट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे, अगर आप प्रॉपरली टैक्स प्लान करोगे, ठीक है, कि हाँ मुझे पूरे साल मेरी इनकम कितनी होने वाली है और अगर मेरी इनकम इतने होने वाली है तो मेरा उस पर टैक्स कितना आएगा, ठीक है।
और अनसर्टेनिटीज को भी ध्यान में रखते हुए आप अपना टैक्स प्लानिंग करते हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा प्रॉफिट इतना होगा और इस पे मेरा टैक्स इतना आएगा। तो आप एक तरह से अपना टैक्स बचा के थोड़ा बहुत सेविंग करोगे और उस सेविंग को किस तरह से आप इन्वेस्ट करोगे टू ग्रोथ योर बिजनेस, ये टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है। लास्ट वन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर आप टैक्स प्लानिंग अच्छे से करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे अपने बिजनेस में किस तरह से लिक्विडिटी मेंटेन करना है, मुझे अपने बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन को किस तरह से स्टेबल रखना है, ताकि जब भी ड्यू डेट आए टैक्स भरने की, तो उस वक्त में बिना कोई डिले किए, बिना कोई लेट किए मैं अपना टैक्स टाइम टू टाइम भर सकूं और उसकी वजह से मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कोई डिस्प्यूट राइज ना हो, इसकी वजह से हम करते हैं टैक्स प्लानिंग। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब देखते हैं कि टैक्स प्लानिंग के टाइप्स कितने हैं। जनरली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग एंड अदर वन इज लॉन्ग टर्म tax planning. In short-term tax planning, the assessee or a taxpayer plan his tax for a period of 1 year. कहा क्या है कि जो assessee है, जो टैक्स पेयर है, वो सिर्फ 1 साल का टैक्स प्लानिंग करता है, तो ये शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग हुआ। क्या लिखा है? टैक्स प्लानिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 year. एवरी ईयर प्लानिंग इज टू बी डन, मतलब वो जो टैक्स पेयर है वो सिर्फ 1 साल का ही टैक्स प्लान करेगा और हर साल ये सेम टू सेम प्रोसेस वो परफॉर्म करेगा। अनदर वन इज लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग में 1 ईयर का पीरियड था, तो लॉन्ग टर्म में 1 ईयर से ज्यादा का पीरियड होगा। ठीक है, टैक्स प्लानिंग फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। सॉरी, मैं यहां पे पीरियड लिखना भूल चुका हूं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड एसएससी विल गेट द बेनिफिट। ठीक है, कहा यह है कि जो एसएससी है वो 1 साल से ज्यादा का प्लानिंग करता है। किसका? तो कि टैक्स प्लानिंग 1 साल से ज्यादा का, लेकिन उसको ऑन द स्पॉट विद इन अ ईयर उसको उस टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन उसको उस टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम मिलेगा। ठीक है, यानी कि 2 साल के बाद, 2.5-3 साल के बाद उस तरह से उसको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कुछ स्पेसिफाइड एरियाज होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वहां पे जो गवर्नमेंट है उनको स्पेशल प्रोविजन यानी कि स्पेशल डिडक्शंस दिए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं, जहां पे उनको लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग का मौका मिलता है कि हाँ आपको हम 5 साल तक बेनिफिट देंगे, हम आपको 3 साल तक बेनिफिट देंगे, इसलिए ये लॉन्ग टर्म हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, फैक्टर अफेक्टिंग टैक्स प्लानिंग। आप जब टैक्स प्लानिंग करोगे तो आपको कौन से फैक्टर्स है वो आपकी टैक्स प्लानिंग को अफेक्ट करेंगे, मतलब प्रभावित करेंगे कि हाँ भाई इससे मेरी टैक्स प्लानिंग थोड़ी खराब हो सकती है, मुझे ये पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। तो कौन से पॉइंट्स है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी टैक्स प्लानिंग स्टार्ट करो उससे पहले हमें सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस एसएससी का चेक कर लेना चाहिए, वेदर ही इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अगर रेसिडेंट है तो उसको हम इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो भी उसका प्रोविजन है उसको वो फॉलो करेगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए कुछ अलग से प्रोविजन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी इनकम पे जो टैक्स है वो इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार है उस पर टैक्स लेने का। ठीक है, नेक्स्ट वन, फॉर्म एंड सब्सटेंस। ये देखेंगे फॉर्म एंड सब्सटेंस क्या होता है, इसको साइड में रखेंगे। उसके बाद आता है हेड ऑफ इनकम, ये भी बहुत जरूरी है। एसएससी कौन से हेड पे पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। हमारे पास कितने हेड्स है, तो कि 5 हेड है। सबसे पहले सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन,
और लास्ट में आता है अदर सोर्सेस। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल एसएससी कौन से हेड से इनकम कमा रहा है ये भी तो देखना जरूरी है। ठीक है, तो ताकि एसएससी को पता चले कि हाँ मुझे इतनी इनकम को जॉइंट करके या फिर असर्टेन करके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है। देन बात आती है न्यू प्रोविजंस। देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि उसमें प्रोविजंस और लॉ लिखा हुआ है। लेकिन टाइम टू टाइम और ग्लोबल कंडीशन को देखते हुए एवरी ईयर गवर्नमेंट फाइनेंस बिल यानी कि बजट बाहर लेके आती है। उस बजट में इनकम टैक्स रिलेटेड डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये दोनों से रिलेटेड जो गवर्नमेंट है वो नए प्रोविजंस यानी कि नए लॉ लेके आती है, कुछ अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस लेके आती है। कभी बेनिफिट ज्यादा मिलता है तो कभी बेनिफिट कम मिलता है। तो हाँ, हमारी टैक्स प्लानिंग को एक ये भी फैक्टर है कि हमारी प्रभावित होगी टैक्स प्लानिंग। ओके, तो न्यू प्रोविजन को भी याद रखना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं, पहले स्लैब रेट हुआ करता था 10%, 20%, 30%। अब स्लैब रेट हो गया है 5%, 20%, 30%। तो ये चेंजेस हुआ। तो हम जो अपनी टैक्स प्लानिंग है ओल्ड प्रोविजंस के रिगार्डिंग या फिर उसको ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे, जो नए प्रोविजंस आए उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी टैक्स प्लानिंग करेंगे। देन आता है कि टाइप्स ऑफ टैक्स, कितने टाइप के टैक्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। ऑल दिस टैक्स आर कैटेगराइज्ड मेनली इनटू टू कैटेगरीज। मैंने पहले भी बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है और एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, टैक्स सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये तीन गवर्नमेंट है और ये तीनों गवर्नमेंट एक जनरल पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करती है। तो कौन से टैक्स है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी डायरेक्ट टैक्स हमसे कलेक्ट करता है? एक तो इनकम टैक्स, एक कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरा होता है वेल्थ टैक्स। अभी हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, इंडिविजुअल इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मैं बता चुका हूं कि आप जो कंपनी है उनका टैक्स प्लानिंग कैसे होता है। वेल्थ टैक्स मतलब एक एसएससी के पास कितनी वेल्थ है उस पर टाइम टू टाइम टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, और कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, ये है, ये जो टैक्स है ये पहले कभी हुआ करते थे, इनका कभी पहले एग्जिस्टेंस हुआ करता था, आजकल इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हम जो टैक्स लेवी होता है उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। एक्साइज ड्यूटी अभी भी कहीं ना कहीं कुछ इंडस्ट्री में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे टोबैको इंडस्ट्री, सबको पता है टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो इसके प्रोडक्ट फिर भी कंपनी बनाते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसके प्रोडक्शन पे हम ज्यादा टैक्स लगाएं। ठीक है, ओके। हाल फिलहाल सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स ये अभी प्रेजेंट नहीं है, निकल चुके हैं। और इन सब की जगह किसने लिए? वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या कलेक्ट करती है? एक तो प्रोफेशनल टैक्स और एक होता है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी हम कब पे करते हैं? जब हम नई कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, यानी कि मैंने कोई लैंड परचेस किया है या फिर मैंने कोई हाउस परचेस किया है या फिर मैंने कोई बिल्डिंग परचेस किया है, तो हम इस पे स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। देन आता है प्रोफेशनल टैक्स। जो इंसान सैलरी पे जिंदा है, मतलब उसका जो घर है वो सैलरी पे चलता है, तो वो इंसान प्रोफेशनल टैक्स पे करता है। ठीक है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कौन से टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। ये पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। उसकी जगह पे कौन आ गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसमें भी बाइफर्केशन होते हैं। किस तरह से? सेंट्रल जीएसटी
और स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट जीएसटी का हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और लोकल गवर्नमेंट जैसे कि म्यूनिसिपालिटी हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट आते हैं। वो प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स, मतलब ये जो आपको डे टू डे लाइफ में कुछ फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये उस पे वो टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। आपके घर में जो पानी की सप्लाई आती है, ठीक है, जो साइड में ड्रेनेज फैसिलिटी है, तो इसका भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन कौन करता है, लोकल गवर्नमेंट। अब देखते टैक्स प्लानिंग को किस तरह से बाइफर्केट या फिर क्लासिफाई करके रखा है। तो सबसे पहला आता है पर्सनल टैक्स प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल टैक्स प्लानिंग। देन आता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जहां पे हम कंपनीज का टैक्स प्लान करते हैं। दोनों कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और जो इंडिविजुअल है वो नेचुरल पर्सन है, इसलिए इन दोनों का टैक्स प्लानिंग अलग अलग होता है और इनके प्रोविजंस भी अलग अलग होते हैं। और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज असेसमेंट ईयर एंड व्हाट इज प्रीवियस ईयर। बहुत स्टूडेंट को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से ईयर की इनकम को कैलकुलेट करना है और किस ईयर में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर को ही बाइफर्केट कर देते हैं दो वर्ड में, एक है असेसमेंट, दूसरा है ईयर। असेसमेंट का मतलब होता है इवेल्युएट करना, कैलकुलेट करना, ठीक है। लिखा क्या, इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। ये वो 12 महीने का समय है जहां पे अप्रैल से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो भी अप्रैल टू मार्च होता है, वैसे ही असेसमेंट ईयर भी अप्रैल टू मार्च होता है। तो टैक्स लेविड इन ईच असेसमेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू और ऑन द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द असेसी इन द प्रीवियस ईयर। लिखा क्या है कि असेसमेंट ईयर में हम उस इनकम को पे टैक्स लगाते हैं जो इनकम हमने प्रीवियस ईयर में कमाई होती है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर को समझने के लिए तो हमें प्रीवियस ईयर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर वो 12 महीने का समय है जो अप्रैल महीने से स्टार्ट होता है और उसमें हम टैक्स का कैलकुलेट करते हैं कौन सी इनकम पे जो हमने प्रीवियस ईयर में कमाई होती है। अब पढ़ते प्रीवियस ईयर क्या है। इट मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। देखो प्रीवियस ईयर समझने के लिए हमें सबसे पहले असेसमेंट ईयर समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन ही असेसमेंट ईयर को इंक्लूड करती है। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। मान लो अभी हम असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हैं 2021, ठीक है। तो 2021 में हम इनकम पे जो टैक्स है उसको कैलकुलेट करेंगे और जो प्रीवियस ईयर होगा वो 1920 होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब 1920 में हम लोग पैसा कमाएंगे और 2021 में हम उस पैसे पे टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। I hope you all have enjoyed this video, and if you have any doubt discussed in this video, then free to drop your comment in comment box. Thank you and have a nice day. Take care.